Good morning, children. Myself Shrimati Vaishali Dubey, upper middle teacher from district Chinwada. Students, आज हम पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो आपकी न्यू NCERT बुक इंग्लिश की प्रिस्क्राइब की गई है इस ईयर से, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसकी पोएम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ़। तो चलिए इसे जानते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका जो प्रस्तावना है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिम्बॉलिक पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि की बहुत ही पॉपुलर और मशहूर और सांकेतिक कविता है। इन दिस पोएम फ्रॉस्ट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड वुड एंड। यहाँ पर कवि ने 2 भविष्यवाणियाँ बताई हैं कि कैसे पृथ्वी का अंत होगा। इट डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और आइस। कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी का अंत 2 तरह से होगा, या तो आग या बर्फ। द पोएट हैज़ likened the elemental force of fire with the emotion of desire and of ice with hatred। यहाँ पर कवि ने तुलना की है एक्चुअली एलिमेंटल फोर्स ऑफ फायर, मतलब आग का जो मौलिक तत्व है उसकी तुलना उन्होंने डिज़ायर ऑफ इमोशन ऑफ डिज़ायर, मतलब इच्छा की जो भावनाएं होती हैं ना उनसे, और बर्फ़ की तुलना उन्होंने नफ़रत से की है। जो मनुष्य के अंदर ही इच्छाएं होती हैं और मनुष्य के अंदर ही नफ़रत होती है, तो नफ़रत को उन्होंने आइस से कंपेयर किया है और इच्छा को उन्होंने फायर यानी आग से कंपेयर किया है कि यदि इच्छाएं ज़्यादा होती हैं तो इंसान गलत राह पर भी चलकर उन इच्छाओं को पाने की चाह रखता है। तो वह भी पृथ्वी, उससे भी पृथ्वी का अंत बताए हैं कवि ने। और घृणा यानी हेट से भी जो है पृथ्वी का अंत बताया है। घृणा करने से हमारे अंदर दूसरे के प्रति उदासीनता आती है, सुन्नपन आता है, और उसी का कंपैरिजन उन्होंने आइस से किया है यानी बर्फ़ से किया है। द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली underpins the philosophy that if we don't control our emotion। यहाँ पर बहुत ही आर्टिस्टिकली समझाया गया है, इसको अंडरपिन किया गया है। इसके विषय में फिलॉसफी इसकी समझाई गई है कि यदि हम अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते एंड लेट देम रूल अस, देन दे वुड ब्रिंग द वर्ल्ड टू अ कैटेस्ट्रोपिक एंड। यहाँ पर भयंकर यानी जो प्रलयंकारी अंत होता है उसकी ओर हमें ये जो इमोशंस हैं वो लेके जाते हैं, यदि हम उन्हें अपने ऊपर शासन करने देते हैं। मतलब जो इच्छा हुई हम वही करने लगे तो हमारी इच्छा पर हमारा शासन ख़त्म हो गया, वे हम पे शासन करने लगी। यहाँ पर ये इसका कैटेस्ट्रोपिक एंड बताया गया है। इच्छाओं को अनकंट्रोल करने से, यदि हम इच्छाओं को कंट्रोल नहीं रखते हैं तब पृथ्वी का अंत बताया है। द स्पीकर्स एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ायर एंड हेटेड एज taught him that emotions like desire and lust have power to bring the world to a fiery end। कवि ने यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि उनका जो अनुभव है इच्छा और नफ़रत का, उसने उन्हें सिखाया है कि जैसे कुछ भावनाएं होती हैं जैसे कि इच्छाएं और डिज़ायर मतलब इच्छा, लस्ट मतलब लालसा, ये इनमें ये शक्तियाँ होती है कि विश्व को जो है बहुत ही आगे रूप से इसका अंत करने के लिए पर्याप्त हैं ये इच्छा और लालसा हैं। बट ही ऑल्सो नोज़ दैट, पर वो ये भी जानता है कि कुछ कोल्डर इमोशंस होती हैं, जैसे कुछ ठंडी भावनाएं होती हैं जैसे कि नफ़रत। ये भी बहुत ही महान डिस्ट्रक्टिव पावर होती हैं, मतलब बर्बाद करने वाली शक्तियाँ होती हैं किसी विश्व को ठंडा करके उसको नष्ट या अंत तक पहुंचाने के लिए। समरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर सारांश देखेंगे कविता का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहन तर्क। बताया गया है कि इनकी कविता जो है आग और फायर 2 समूहों के गहन विचार को व्यक्त करते हैं। हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ द 2 वेज, बाय फायर और बाय आइस। उन्होंने जो 2 अलग अलग तर्क हैं, उन्होंने जिनकी अपनी संभावित व्याख्या उन्होंने बताई है कि दुनिया का अंत आग या बर्फ दोनों में से किसी एक तरीके से होगा। बोथ द components are compared with self destructing human emotions desire and hatred। यहाँ पर जो बताया गया है कि जो दोनों कंपोनेंट हैं इनकी तुलना की गई है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन, मतलब जो खुद को बर्बाद करने वाले जो मानवीय भावनाएं होती हैं ना, डिज़ायर और नफ़रत। डिज़ायर मीन्स लालसा, इच्छा या नफ़रत।
यहाँ पर देखिए आग को कंपेयर किया गया है या आग की तुलना की गई है या एक्चुअली इच्छा की तुलना की गई है आग से। एरो से बताया गया ना, आग का एरो जा रहा है डिज़ायर तक, मतलब इच्छा की तुलना कैसे की गई, आग से। बहुत इच्छाएं करेंगे तो वो हमें बर्बाद करेंगी, तो उसको आग की तरह बताया गया है। इसी तरीके से हेट मतलब नफ़रत की तुलना की गई है बर्फ़ से। सो इसको आइस कहा गया है। तो यहाँ पर ये दो डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस होती हैं, ये जो बर्बाद करने वाली मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो है इच्छा और नफ़रत। और इसी इच्छा को फायर और इसी नफ़रत को आइस कहा गया है। Both fire as well as ice are just as competent in bringing the world to a faithful end. Competent means होता है सक्षम होती है। ये दोनों ही जो आग और बर्फ़ है ना, ये बिल्कुल सक्षम है जो ब्रिंगिंग ऑफ द वर्ल्ड टू अ फेटफुल एंड, मतलब जो एक प्राण हर अंत होता है पृथ्वी का, विश्व का, उसको लाने में सक्षम होती हैं। कौन? आग और बर्फ़। The poet believes personally that fiery desires are capable of bringing human beings on the verge of destruction. कवि यहाँ पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य की जो व्यक्तिगत अग्नि तत्व की जैसी इच्छाएं होती हैं ना, ये सक्षम होती हैं लाने में मनुष्य को डिस्ट्रक्शन यानी अंत के कगार तक। वर्ज मीन्स होता है कगार। देन ही थिंक दैट इफ़ द वर्ल्ड वेयर टू एंड ट्वाइस, वहाँ पर फिर वो सोचते हैं कि यदि पृथ्वी का दो बार अंत हो, ट्वाइस मतलब दोबारा अंत हो, देन आइजी हेटेड होगा, कैसे? बर्फीले नफ़रत की तरह से। वुड बी जस्ट एज कैपेबल ऑफ रूनिंग ह्यूमन्स दो स्लोली बट स्टेडली, होगा धीरे से पर स्थिरता के साथ। किसके वजह से? आइसी हेटेड मतलब बर्फ़ी जो नफ़रत होती है, बर्फीली नफ़रत होती है ना, हेट को उन्होंने बर्फ़ से कंपेयर किया है ना, तो इससे भी धीरे होगा लेकिन स्थिरता के साथ, इससे भी पृथ्वी का अंत होगा। स्टैंजा 1, हम पहले इसकी पंक्ति को समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कभी कहते हैं सम मतलब कुछ कहते हैं कि पृथ्वी का अंत होगा आग से, और कुछ कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कभी कहते हैं कि मैंने इच्छा का जो, डिज़ायर मीन्स इच्छा का जो स्वाद चखा है, टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ, होल्ड मतलब उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि पृथ्वी का अंत किससे होगा? आग से होगा। The poet presents two opposite views about the end of the world. He discusses two possibilities which might be the reason for the destruction of the world. कभी दो भावनाएं यहाँ पर व्यक्त करते हैं जो कारण होती है पृथ्वी के विश्व के अंत का। By fire the poet means uncontrolled and unending desire. कवि ने यहाँ पर तुलना की है आग की अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित और ना समाप्त होने वाली इच्छाओं, लालच, धन दौलतता, क्रोध और लालसा से। ही फाइंड्स दीज ह्यूमन डिज़ायर्स रिजेंबलिंग फायर इन इट्स नेचर, और यही मानवीय जो इच्छाएं हैं जो इन्हें जो मिलते जुलते हैं प्रकृति के। ही फाइंड्स दीज ह्यूमन डिज़ायर्स रिजेंबलिंग फायर इन इट्स नेचर, ये बिल्कुल आग की तरह मिलते, आग की प्रकृति की तरह मिलती जुलती इमोशंस हैं। कौन कौन सी? डिज़ायर्स, ग्रीड, एवरीज, एंगर एंड लस्ट। ही हैज़ एक्सपीरियंस डिज़ायर एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, और उन्होंने उनको अनुभव है इच्छा और उसके प्रभाव का। ही नोज फायर टू बी अ पावरफुली डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड साइड्स विथ दोज हु बिलीव दैट ह्यूमैनिटी वुड बी कंज्यूम्ड बाय फायर। और वो यहाँ पर उनको उसका पूरा एक्सपीरियंस है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, ये बर्बाद करने वाला जो बल है, ये बहुत ही पावरफुल है। और ये जो विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से जो मानवीयता है वो इसके उपयोग से, किसके? फायर मीन्स डिज़ायर के उपयोग से नष्ट होगी। स्टैंजा 2, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, इट मीन्स यहाँ पर इट कंपेयर किया गया, इट जो वर्ड यूज़ किया गया है वो वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है। कवि ने कहा है कि यदि यह दो बार बर्बाद हो
पेरिस मतलब जिसका मीनिंग होता है समाप्त होना या अंत होना। पृथ्वी का अंत यदि 2 बार होता है, ट्वाइस मतलब दोबारा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं विश्वास करता हूँ या मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं जानता हूँ पर्याप्त होगी नफरत पृथ्वी के अंत के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और यहाँ पर कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी जो है जोरदार है और ये पर्याप्त होगी। सफिस मतलब पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर हमने पीछे देखा भी है कि बर्फ़ की तुलना हेट यानी नफरत से की गई है। 2 एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द पोएट बिलीव्स दैट फायर इज़ द मोस्ट लाइकली वे फॉर ह्यूमैनिटी टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ एंड द वर्ल्ड। कवि फिर मानते हैं यद्यपि कि फायर जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रास्ता है मानवीय सभ्यता को बर्बाद करने के लिए, खुद को और धरती को भी। He also feels that human beings' capacity for destruction is so great that it could bring about this destruction more than once. Here the poet presents ice as another method for ending it all. कवि ने यहाँ पर दूसरा कारण प्रस्तुत किया है पृथ्वी के अंत का, और वह क्या है? देखेंगे आइस के फॉर्म में क्या है? इट ऑल अलाइंग अलाइनिंग इट विथ हेटर्ड, और जो काहे से पंक्तिबद्ध है? नफरत से। इट मीन्स दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कुड ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय हेटर्ड, और उन्होंने बोला है कि आ सकता है पृथ्वी का अंत नफरत से। कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस एज दीज ब्रिंग नर्मनेस, कोल्डनेस मतलब शीतलता, इंडिफरेंस में उदासीनता जो है, ये लाएंगे नमनेस यानी शून्यपन हमारे दिमाग में, और हमें इनसेंसिटिव यानी उदासीन बनाएंगे, और क्रूएल यानी निर्दयी भी बनाएंगे। दस ईदर मेथड वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द इनएविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये अनिवार्य हो जाएंगे पृथ्वी के अंत के लिए, ये जो कारण है। लिटरेरी डिवाइस ज़रूर जानना पड़ेगा। लिटरेरी डिवाइस उसे कहते हैं कि कवि ने किस तरीके की इसमें साहित्यिक स्किल्स का यूटिलाइजेशन किया है। राइमिंग स्कीम देखेंगे कि लयबद्धता किस तरीके की है। ए बी ए मीन्स शुरू की जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में पहली लाइन और तीसरी और चौथी लाइन सेम राइमिंग स्किल की जैसे है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, सबका जो एंडिंग हो रहा है आर के साथ हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड स्टेंजा जो है उसमें बी बी मतलब पहली तीसरी और आखिरी पंक्ति एक तरीके से लय से बोली गई है, और दूसरी और तीसरी चौथी पंक्ति एक लय के साथ उच्चारित की गई है। जैसे जानेंगे, व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तीसरी देखेंगे, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, सॉरी टू, बट फर्स्ट देखेंगे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब देखिए ट्वाइस आइस ये वर्ड आए ना, तो बी फिर बी। अब लास्ट वाली लाइन देखेंगे, एंड वुड सफिस, फिर आइस जैसा वर्ड आया, तो इसे एक लयबद्धता वाली लाइन हो कहलाएंगी ये। सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ लाइन पढ़ेंगे, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, आई इज़ ऑल्सो ग्रेट, हेट ग्रेट सिमिलर साउंड आया, तो इसमें इस तरीके की राइमिंग स्किल यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक स्किल होती है। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जो बहुत पास पास जुड़े हुए शब्द होते हैं, उनमें जो व्यंजन के उच्चारण आते हैं उनका रिपीटेशन होना, मतलब एक ही व्यंजन का बार बार उपयोग, रिपीटेशन साउंड उत्पन्न होना, ये एलिट्रेशन होता है। उदाहरण देखेंगे, सम से, सा, वर्ल्ड विल, डब्लू, वा, फेवर, फायर, फा,
तो इन्हें एलिट्रेशन कहा जाता है इंग्लिश में, कि जो व्यंजन वाले उच्चारण होते हैं वो पास पास के शब्दों में यदि होते हैं तो इसे एलिट्रेशन कहा जाता है। सम, से, वर्ल्ड, विल, फेवर, फायर। इमेजरी, इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। यहाँ पर इमेजरी का जो उपयोग होता है पाठकों को उनकी 5 इंद्रियों से जुड़ी चीज़ों को समझने के लिए किया जाता है। 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियाँ होती ना। द पोएट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट द इमेज ऑफ फायर एज वेल एज आइज कंज्यूमिंग द वर्ल्ड देयर बाय लीडिंग टू इट्स एंड। और यहाँ पर कवि ने जो है दुनिया के अंत को करने वाली आग के साथ साथ बर्फ़ की छवि को बनाने की क्या है कोशिश की है, जो पृथ्वी के अंत के लिए इसके चलते पृथ्वी का अंत होगा। ये इमेजरी यहाँ पर कल्पना कवि ने की है। दूसरा जो है वो सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म मतलब सांकेतिक रूप से कवि ने जो यूज़ किए हैं उन वर्ड्स को देखेंगे। फायर इज़ अ सिंबल ऑफ डिज़ायर मीन्स इच्छा, ग्रीड मीन्स लालच, एवरीज मीन्स लोभ, लस्ट मीन्स लालसा, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़ा, एंड फ्यूरी मीन्स रोष। आइस इज़ अ सिंबल ऑफ, यानी जो बर्फ़ की तुलना की गई है वह क्रूएलिटी मीन्स क्रूरता, इंटॉलरेंस यानी असहनीयता, रेजिडिटी मीन्स कठोरता, इनसेंसिटिविटी मतलब भी कठोरता, कोल्डनेस मतलब शीतलता, इनडिफरेंस यानी उदासीन, और हेटर्ड मीन्स नफरत। इन नामों से आइस की कंपैरिजन की गई है। नेक्स्ट देखेंगे पैराडॉक्स। इसमें एक और स्किल या लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है जिसका नाम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, जो खुद में विरोधी होते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को पैराडॉक्स कहा जाता है। बट इफ़ इट हैड टू पैरास्ट्राइज, मतलब ये वाला सेंटेंस जो है वो पैराडिक्ट है, पैराडॉक्स टाइप का सेंटेंस है जिसमें पृथ्वी को 2 बार अंत करते हुए बताया गया। पैरास्ट्राइज मतलब यदि पृथ्वी अंत हो का अंत हो 2 बार, तब कोई भी चीज़ का अंत एक ही बार होता है ना, 2 बार थोड़ी होगा। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स बिकॉज नथिंग कैन डाई आर एंड ट्वाइस, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है या नहीं मरती या किसी का अंत नहीं होता 2 बार। एंजॉबमेंट, एक और यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है जिसका नाम होता है एंजॉबमेंट। अब ये क्या है? व्हेन द सेंटेंस कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स सिग्निफाइंग द कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। यदि बिना पंक्चुएशन मार्क्स के या किसी बिना जो पंक्चुएशन मार्क्स के कोई एक सेंटेंस कंटिन्यू चलते रहे 2 लाइन में और वो एक ही थॉट को सिग्निफाई करे तो इसे एंजॉबमेंट कहते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैंने भी इच्छा का स्वाद जो चखा है उसके अनुसार मैं उसका अनुमोदन करता हूँ जो संसार का अंत आग के द्वारा मानते हैं। तो इस सेंटेंस में ये 2 लाइनें हैं और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के हैं बीच में, इसलिए इसे एंजॉबमेंट डिवाइस कहा जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए इनके फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन देखेंगे। पोएम के पेज नंबर 15 पे आपको ये मिलेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कवि कह रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसके बारे में कई विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे। क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी का अंत एक दिन होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट। यदि क्या होगा कि पृथ्वी सूर्य बहुत गर्म हो जाए और वह फट जाए। आर ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, या बहुत ठंडे पे ठंडा होते जाए सूर्य, तो क्या होगा। आंसर देखेंगे। देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कवि कह रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा इसके बारे में निश्चित रूप से कई विचार हैं। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे एज एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग विल हैव एन एंडिंग। कवि कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि किसी दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत होती है, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होती है, वह उसका अंत तो होता है।
दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और ये विश्व के लिए भी वैसा ही है, सही है। इफ़ द सन गॉट सो हार्ड दैट इट वर्ड्स, यदि सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो सूर्य यदि इतना गर्म हो गया कि वह फट गया, यदि वो बहुत गर्म हो गया और फट गया, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस इमीडिएटली, और पूरा की पूरा पृथ्वी जो है तुरंत नष्ट हो जाएगी। पेरिस यानी नष्ट हो जाएगी, तो इमीडिएटली मतलब तुरंत। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, ये इस इंटेंसिटी को, सूर्य की गर्मी को कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। बट इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट, और यदि सूर्य ठंडा और ठंडा हो गया तो भी जो है बिना सूर्य के प्रकाश के कोई ज़िंदगी नहीं होगी और निश्चित रूप से अंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फॉर फ्रॉस्ट what do fire and ice stand for? Here are some ideas. फ्रॉस्ट के लिए अग्नि और बर्फ का क्या अर्थ है, यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। ग्रीड, एवेरीज, क्रुएलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रेजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेटेड। फायर का कंपैरिजन किया गया है। फायर का अर्थ जो होता है, ग्रीड मीन्स लोभ, एवरीज का मतलब भी लोभ होता है, लालसा, लस्ट मीन्स लालसा या काम, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ा, संघर्ष, एंड फ्यूरी मीन्स रोष। और जो आइस का कंपैरिजन किया गया है, क्रुएलिटी मीन्स क्रूरता, इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, रेजिडिटी मीन्स कठोरता, इंसेंसिटिविटी मतलब कठोरता, कोल्डनेस यानी शीतलता, इंडिफरेंस यानी असहिष्णुता या असंवेदनशीलता, एंड हीटेड इंडिफरेंस यानी उदासीनता, और हेटेड मीन्स घृणा से कंपेयर किया गया है आइस को। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द राइम स्कीम of the poem? How does it help in bringing out the contract contrasting ideas in the poem? तीसरा क्वेश्चन है, कविता की जो योजना क्या है, यह कविता में विपरीत विचारों को सामने लाने में कैसे मदद करता है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ A B A A B C B C B, ये मैंने आपको बताया है, A B A A B C। ये शुरू की 4 लाइनें और बाद की जो 5 लाइनें हैं उनका राइमिंग स्कीम लिखी है। दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोएम। यह तुकबंदी योजना जो है कविता में प्रस्तुत अग्नि और बर्फ के विपरीत भावों को सामने लाने में मदद करती है। द पोएम मेंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और यहाँ पर ये जो बर्फ़ और जो आग है दोनों ही इस दुनिया के संभावित छोर हैं। He talks about how fire represents desire and can therefore bring an end of the world, और इस बारे में बात करते हैं कि आग कैसे इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए दुनिया का अंत कर सकती है। फ्रॉस्ट ऑल्सो मेंशंस ice in between to symbolize that the coolness and indifference towards one another will be enough to end the world. फ्रॉस्ट ने बीच में बर्फ़ का भी उल्लेख किया है जो इस बात का प्रतीक है कि एक दूसरे के प्रति शीतलता और उदासीनता दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इनफ टू एंड द वर्ल्ड में शीतलता, एक दूसरे के प्रति क्या, शीतलता। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता भी पृथ्वी के विश्व के अंत के लिए पर्याप्त है। इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरी पंक्ति में, ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हैट इन द वर्ल्ड, कवि कहते हैं कि वह जानता है दुनिया में इतनी नफरत है, टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि यह सुनिश्चित हो सके कि बर्फ़ के माध्यम से विनाश भी दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त होगा। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होना, बर्फ़ के माध्यम से मतलब बर्फ़ की जो तुलना की गई थी ना नफ़रत से, उदासीनता से, सुन्नपन से, उनसे भी पृथ्वी का अंत यहाँ पर बताया गया है।
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हियर इज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि पृथ्वी का अंत होगा आग में। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड फॉर ऑफ डिज़ायर, कभी कहते हैं कि मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर से पृथ्वी का अंत बताते हैं, विश्व का अंत बताते हैं। व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन एज पर दीज लाइन्स, पृथ्वी का अंत किस कारण से हो सकता है। फायर आइज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, हमने देखा है पृथ्वी का अंत दो तरीके से बताया गया है, फायर से और आइस से, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर रिफर्स टू वायलेंट डिज़ायर्स, पेशेंस, जेलसी, ऑल ऑफ दीज, कवि के अनुसार जो है अग्नि का अर्थ है हिंसक इच्छाएं, पेशेंस मतलब जुनून, जेलसी मतलब ईर्ष्या, और इसमें करेक्ट आंसर हमको पता ही है कि जो फायर है इन सभी का ये सभी इसके आंसर में होंगी। इन सभी चीज़ें, हिंसक इच्छाएं, जुनून और ज्वेलसी यानी ईर्ष्या फायर के अंतर्गत ही आती हैं। व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज, बर्फ़ किसका प्रतीक है। इनडिफरेंस, बर्फ़ का प्रतीक क्या है, उदासीनता। लव सिंपैथी पेशन, लव सिंपैथी पेशन ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता का प्रतीक है, इसमें ये आंसर सही होगा। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, कवि क्या मैसेज देना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल एंड डेथ इज इनएविटेबल। इसका जो डी ऑप्शन है ए एंड सी, मतलब एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, यहाँ पर कविता के माध्यम से सब कुछ क्या है, ट्रांजिटरी मतलब क्षण भंगुर है। और इसमें जो सी ऑप्शन है डेथ इज़ इनएविटेबल, मतलब जो मृत्यु है वह अपरिहार्य है, निश्चित है ना। तो बस ये इसका जो ऑप्शन होगा ए और सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, जो डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2, यहाँ पर कवि दूसरी स्ट्रैंजा को बता रहे हैं कि व्हाट इफ़ इट हैड टू पेरिस्ट्राइज, यदि इसका अंत दो बार हो पृथ्वी का। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं नफ़रत के विषय में बहुत अधिक मैं नफ़रत के विषय में बहुत जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस, और कभी कहते हैं कि मैं घृणा को जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी जो है जोरदार है और पर्याप्त है। ये सेकंड स्टैंजा में क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट हियर रेफर टू, जो यहाँ यह किससे संबंधित शब्द है। फायर, आइस, अर्थ या वर्ल्ड। यहाँ पर हियर वर्ड जो लिया गया है वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए कहा गया है। इट वर्ड किसके लिए कहा गया है, और इट वर्ड यूज़ किया गया है वर्ल्ड यानी पृथ्वी के लिए। द वर्ड पेरिस मीन्स, पेरिस का मतलब होता है डिके। नाश शब्द का अर्थ क्या है, पेरिस का मतलब होता है नाश, और इसका जो मीनिंग होता है डिके यानी क्षय। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। थर्ड क्वेश्चन है हियर द राइमिंग स्कीम यूज बाय द पोएट, जो राइमिंग स्कीम इसमें यूज़ की गई है वह स्कीम है ए बी ए, सी ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ऑल ह्यूमंस शुड चेक देयर डिज़ायर्स एंड हेटर्ड। थर्ड नंबर पे रेस्ट्रेन आवर डिज़ायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स। इसमें जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। ऑल ह्यूमन शुड चेक देयर डिज़ायर्स एंड हेटर्ड, सभी मनुष्यों को अपनी इच्छाओं और घृणा की जांच करना चाहिए। रेस्ट्रेन आवर डिज़ायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स, और हमारी इच्छाओं पर लगाम और साथियों से प्यार करें। इसमें जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी। पहला ऑप्शन जो है वह क्या है, हमें लालची नहीं होना चाहिए। और सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है
सभी मनुष्यों को अपनी इच्छाओं और घृणा की जांच करनी चाहिए। तो इसमें ए और सी ऑप्शन सही हैं जो डी नंबर पे लिखे हुए हैं।